कि बीजेपी एक मिशन और विजन के साथ में चल रही है, और यही सवाल लगातार मैं पूछ भी रही हूं। और इस मिशन और विजन का कितना असर 2024 के चुनाव में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसके ऊपर आपका कंट्रीब्यूशन क्या कुछ रहने वाला है और किस दिशा में रहने वाला है? देखिए, मैं एक सामाजिक संगठन से बिलोंग करता हूं, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से, और लगभग पूरे देश में हमारे संगठन के पदाधिकारी और संगठन के सदस्य काम करते रहते हैं। और उनसे जो फीडबैक आता है उसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी का जो नारा उन्होंने दिया है मोदी जी ने, अब की बार 400 पार, वो 100% पूरा होने जा रहा है। वैसे तो मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन एक सामाजिक और ग्रास रूट लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनके कामों को देखते हुए मैं बिल्कुल ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मोदी जी की जो गारंटी है, उनके किए हुए जो काम हैं, वो काम अब जनता को नजर आ रहे हैं। और ये इलेक्शन जनता लड़ रही है। पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जगह पे लड़ती हैं, लेकिन जब जनता आपको चाहती है कि वो आपको वोट देना चाहे तो उसे कोई हरा नहीं सकता। मोदी जी ने जिस तरीके के काम किए, आप यूपी की बात करते हैं, हम लोग अभी यूपी में बैठे हुए हैं तो हम यूपी की ही बात करते हैं। आप एक तरफ एक्सप्रेसवे को देखिए, आप एक तरफ कानून व्यवस्था को देखिए, आप एक तरफ जो जनता के पास मूलभूत चीजें हैं वो पहुंच रही हैं। आज एक छोटी सी चीज होती है, IGRS सिस्टम होता है ऑनलाइन, जिसके ऊपर कंप्लेंट करते हैं जनता, और उसका निस्तारण कितना इफेक्टिवली किया जा रहा है। इसी तरीके से हम बात करते हैं, जहां पे कानून का इकबाल होता है वहां पे इंडस्ट्रीज आती हैं। आज जगह जगह पे जो क्लस्टर बने थे, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना आई थी, आज वो धीमे धीमे ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। तो चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, हम देख सकते हैं एक आम कार्यकर्ता, अगर मैं भी कल भाजपा से जुड़ता हूं या भाजपा के लिए काम करता हूं, तो आप एक आम कार्यकर्ता कभी भी यहाँ पे मुख्यमंत्री या किसी भी ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। इस चीज को हमने मध्य प्रदेश में देखा, इस चीज को हमने राजस्थान में देखा है। तो जनता के बीच में एक ये संदेश दिया जा रहा है कि ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको आगे बढ़ने के लिए या आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी। आप देश के लिए काम करिए, भारतीय जनता पार्टी आपके लिए काम करेगी। और इस बीच क्योंकि हमारे साथ में डॉक्टर समीर भाटी भी मौजूद हैं। डॉक्टर भाटी, हेल्थ से जुड़ी हुई ही आपसे चर्चा करूंगी। आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, स्टार इमेजिंग पैथ लैब के डायरेक्टर भी हैं, और इस बीच अर्बन हेल्थ और रूरल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, दोनों ही जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज्यादा फर्क देखा जाता है। माइक्रो लेवल पे आए, यानी कि रूरल हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रूरल हेल्थ को बेटर करना, क्योंकि अर्बनाइजेशन एक तरफ जहां बहुत अच्छे स्तर पर हो रहा है, वहीं रूरल डेवलपमेंट भी उतना ही मैंडेटरी है, और उसमें लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा योगदान देता है। क्या कुछ कहना आपका? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रूरल हेल्थ की भारत में बात करें तो अगर हम देखें, हमारे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखें तो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तरह से डेवलप्ड है। फिर भी देखें तो स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी सभी तरह से वहाँ पे उपलब्ध है। छोटे शहरों में देखें तो फिर भी काफ़ी हद तक अभी चीज़ें हमारे पास उस तरह से, अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हुई है हेल्थ केयर की बात करें, और हेल्थ केयर में फिर भी कंपैरेटिवली फैसिलिटीज़ गांव से बेहतर है छोटे शहरों में। पर जो बिल्कुल रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर निश्चित तौर पर अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो जिस तरह का स्वास्थ्य का मैं बताऊँ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है। तो एक तो उसमें 2-3 चीज़ें की जा सकती है। अगर हम रूरल हेल्थ केयर को हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, रोबस्ट करना है, तो वहाँ पर PPP मॉडल मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि रूरल एरियाज़ में भी बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हमारे वेलनेस सेंटर्स उपलब्ध हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे पास जो मैन पावर वाला इशू है, सुपर स्पेशलिस्ट वाला इशू है, वो थोड़ा सा एक चैलेंज रहता है। वहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेंड मैन पावर नहीं है। उसके लिए वो प्राइवेट पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करके और वो मैन पावर वाला इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। और सेकंड, जैसे कि टेली मेडिसिन हमने कोविड के दौरान इंट्रोड्यूस की थी, तो टेली कंसल्टेशन भी रूरल एरियाज़ के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के लिए जैसे गाँव वालों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है, तो ये भी किया जा सकता है। और साथ के साथ मैन पावर के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए जो वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनके अंदर कुछ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करके वहाँ का जो यूथ है उनको स्पेसिफिकली हेल्थ केयर कोर्सेज में स्किल्ड किया जा सकता है, ताकि उनको वहीं पर उनके क्षेत्र में ही रोजगार भी दिया जा सके।
इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है इससे, लेकिन इस बीच क्योंकि हमारे साथ में मिस्टर करण बटब्याल जी, समाज सेवी लखनऊ, वो भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि एमएसएमई और रियल एस्टेट सेक्टर दोनों का ही एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट की ओर, और जब हम एक डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, 2047 के विजन की बात करते हैं, उस बीच दोनों ही रियल एस्टेट और एमएसएमई एक बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर के तौर पर सामने आने वाले हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं और किस दिशा में काम करने की रणनीति के ऊपर आप चल रहे हैं? पहले तो मैं भारत 24 को थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने हम सबको अपने मन की बात बोलने की एक मंच प्रदान किया है। अभी तक हम लोग मोदी जी के मन की बात सुन रहे थे, अब एक जनरल पब्लिक आके अपनी मन की बात बोल सकता है यहाँ पे। देखिए, जहाँ तक एमएसएमई की बात है, मोदी सरकार एमएसएमई में 100% वर्क कर रही है। छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने बहुत तरह तरीके के फंड्स एलोकेट करवाए हैं। सेकेंडली, बिल्डर्स को बहुत तरीके से सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड हुआ है, जो कि और पिछले सरकार में वो लैक कर रहा था। तो मेरे ख्याल से अब की बार 400 पार की जो संकल्प है, वो मुझे लग रहा है कि शायद पूरा हो जाएगा। और इस बीच क्योंकि हमारे बीच मिस्टर कपिल देव अग्रवाल मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके साथ भी चर्चाओं का दौर आगे जारी रहने वाला है, लेकिन क्योंकि हमारे बीच में बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, और इस बीच अगला सवाल मैं करना चाहूंगी हमारे बीच में डॉक्टर समीर भाटी, क्योंकि लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर समीर भाटी, हम अभी बात कर रहे थे पीपीपी मॉडल के बारे में, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए इसका ऑन ग्राउंड जब हम बात करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जहां हम यूथ को बेनिफिट्स पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल बेटर करने की बात कर रहे हैं, वहां हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी कंट्री एक यूथ कंट्री है और 50% से ज्यादा आबादी यूथ की है। कैसे इस बैरियर को आगे क्रॉस किया जाए? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। जैसा कि एक तो हम हेल्थ केयर कॉस्टिंग को किस तरह से और अफोर्डेबल बना सकते हैं, जिसके लिए ज़्यादा अगर हम प्रिवेंशन के ऊपर काम करेंगे, और प्रिवेंशन के ऊपर जैसा अभी हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं, और जैसे अगर पिछले 20 सालों में देखें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, क्योंकि आप यूथ की बात कर रहे हैं, तो वो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जैसा आज हम वर्ल्ड किडनी डे भी है, और देख भी रहे हैं भारत के अंदर जिस तरह से हाइपरटेंशन के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, खास तौर पे यूथ के अंदर। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे जितना प्रिवेंशन पे हम काम करेंगे, उतना डिजीज़ बर्डन भी हमारा बढ़ेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो आप ये देखिए, कार्डियोवैस्कुलर, जो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, इसके अलावा आप बात करें हाइपरटेंशन, आप फैटी लिवर डिजीज़, ये सभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो इनके प्रिवेंशन पे जितना हम अवेयरनेस करेंगे उतना बेहतर रहेगा, और इसको डिजीज़ बर्डन को भी ओवरऑल कम कर सकते हैं। और पीपीपी मॉडल की जिस तरह से बात की, तो हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ठीक तरीके से उपलब्ध है, सब चीज़ें हैं। बट अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर मैन पावर की कमी है, तो वो प्राइवेट पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करके वहाँ मैन पावर दिया जा सकता है। इक्विपमेंट की कमी है किसी भी तरह की, जैसे ऑलरेडी हम प्रदेश के 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने सिटी स्कैन की मशीन लगाई हुई है, तो किसी भी तरह का इक्विपमेंट का गैप है तो वो भी प्राइवेट पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करके वो इक्विपमेंट वहाँ पे लगाया जा सकता है, ताकि पूरी एक होलिस्टिक हेल्थ वहाँ पे उस एरिया के अंदर दी जा सके। अच्छा, इस बीच क्योंकि हमारे साथ में मिस्टर सुशील बादबानी जी मौजूद है, डायरेक्टर भाटू सम्राट मोबाइल इंडस्ट्रीज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे मेरा सवाल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ रहेगा, और मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन की ओर सरकार एक बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है ग्राउंड लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, कितना बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए और आपके लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां जिनको डिजिटलाइजेशन के बारे में नहीं पता है और अभी भी वो प्रोसेस में है सीखने के। मैं ये कहना चाहूँगा डिजिटलाइजेशन के बारे में कि अभी हम लोग जिस तरह का भी काम कर रहे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी सोशल मार्केटिंग इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार भी मिल रहा है और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिल रही है। इसके अलावा जो आप बात करें ग्राउंड लेवल पे, तो ग्राउंड लेवल पे मुझे लगता है कि जितनी भी डिजिटल ऐप्स आ गई हैं, और जो हर आदमी के हाथ में आज की डेट में स्मार्टफोन है लगभग, उससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को डिजिटली होने में बहुत मदद मिल रही है। और जितनी भी ऐप्स हैं आजकल आप देखिए, गांव-गांव में और पान की दुकान तक में यूपीआई स्कैनर और गूगल पे, फ़ोन पे का सिस्टम है। तो मुझे लगता है इससे डिजिटल
हम लोग डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, इस पे कई सारी वर्किंग हो रही है, तो इससे हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटली इम्प्रूव कर रहे हैं और बहुत बेटर कर रहे हैं। मिस्टर शंकर सिंह भदौरिया, आप करनी सेना से ताल्लुकात रखते हैं और इस बीच मैनपुरी समाज की जब हम बात करते हैं तो आपकी एक अच्छी पहचान है वहां पर। स्पेशली मैं यूथ की बात करूं, युवा की बात करूं, जो कि मेजॉरिटी में है हमारे देश में, उनके बीच में आप रहते हैं, उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर आप चलते भी हैं। ऐसे में आज का यूथ क्या चाहता है? 2047 का जब हम लक्ष्य देखते हैं, 2024 के चुनाव देखते हैं, उसमें यूथ की कंट्रीब्यूशन क्या कुछ रहने वाली है? और क्या आपको लगता है, क्योंकि आप यूथ के बीच में रहते हैं, कि यूथ सैटिस्फाइड है गवर्नमेंट के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है? यूथ हमारा जब तक मजबूत नहीं होगा, ये देश विकसित नहीं होगा। तो मोदी जी का जो संकल्प है 2047 विकसित भारत का, उसके लिए हमारे युवा मजबूत होने, युवाओं को रोजगार मिलना, युवा हमारा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा, जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट ने भी बोला हुआ है कि स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने काफी अच्छी चीजें रखी हुई हैं। तो जब तक युवाओं को रोजगार, अभी यूपी की बात करते हैं तो 2 भर्तियां यहां पर हुई थी, जो दोनों भर्तियां रद्द कर दी गई थी, जिसमें पेपर लीक का एक हुआ था। तो सरकार को इसके ऊपर काम कर रही है। हमारी जो पुलिस एजेंसियां हैं, वो जिन्होंने पेपर लीक किया है, जो माफिया हैं, जो नकल माफिया हैं, उनको ऊपर बहुत ज्यादा धरपकड़ जारी है। लेकिन इससे युवाओं का मनोबल डाउन होता है। निश्चित रूप से आप समझिए, जहां पे 50-50 लाख लोग अगर अप्लाई करते हैं, वो बहुत दूर दूर जाकर सेंटरों पे जाते हैं और वहां पे पेपर देते हैं और उसके बाद उनको पता पड़ता है कि किसी नकल माफिया ने ये पेपर लीक करा दिए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने युवाओं के मन को पढ़ते हुए उन भर्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा युवाओं को संदेश है कि सरकार आपके साथ है, सरकार नकल माफियाओं को मिट्टी में मिला देगी। और मैं खुद इस बात को मैंने महसूस किया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के राज में कोई भी माफिया, चाहे वो किसी प्रकार का माफिया हो, तो वो बचेगा नहीं और युवाओं को सही तरीके से न्याय मिलेगा, युवाओं को बढ़िया रोजगार मिले। युवा हमेशा निष्पक्षता चाहता है, युवा विकसित भारत चाहता है, युवा डिजिटलाइजेशन चाहता है, जिसमें सरकार के साथ साथ प्राइवेट पार्टनर्स भी बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हैं। तो युवाओं के लिए इस समय जो सरकार चल रही है, वर्तमान सरकार, चाहे वो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार हो और चाहे वो केंद्र के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हो, आप खुद देखिए, आज से लगभग 10 साल पहले हमारे यहां पर डेटा की कॉस्ट क्या थी? हम लोग यहां पे डेटा लगभग 251 रुपए में 1 GB डेटा मिलता था हम लोगों को, और वो 1 GB डेटा हम लोग बंद कर देते थे, फिर यूज करते थे। आज की डेट में युवाओं के पास जिस तरीके के सरकार ने प्रयत्न किए हैं, उसके बाद सारा का सारा डिजिटलाइज्ड हो गया है। युवा वहां के ऊपर उसका फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए से हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, हर क्षेत्र में युवा इस बात से बड़ा खुश है।